स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ का ये जो आईपीओ आ रहा है मेन बोर्ड का आईपीओ है। तो यहाँ पे 15,000 के नीचे अमाउंट लगेगा आपको एक लॉट में अप्लाई करने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड ग्लास आईपीओ के बारे में अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ में क्या क्या जानेंगे ये बता देता हूँ कि इस आईपीओ में हम ये इसका भी रिसर्च करेंगे कि क्या इसका रिजर्व कैसा है, स्टेटमेंट कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है कंपनी का, कंपनी के ऑर्डर वैल्यू कितने हैं, कंपनी का जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बस आईपीओ के कुछ क्वार्टर का ही रिजल्ट अच्छा खासा दिखाया जाता है जैसे कि हर आईपीओ में होता है। तो वैसा तो नहीं है। ये आईपीओ जहाँ पे जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर कौन सा है, उसी के साथ साथ इस कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटीज़ घट रही है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन डिटेल में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि कैसे एनालिसिस करते हैं आईपीओ का या जो भी नई कंपनी आ रही है उस कंपनी का। तो उसी के साथ साथ प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में भी हम बात करेंगे और कितना आईपीओ का जो अमाउंट है जितना उसमें से कितना ऑफर फॉर सेल है और कितना फ्रेश इशू है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीओ ओपन कब हो रहा था और क्लोज कब हो रहा है। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 6 जनवरी और क्लोज हो जाएगा 8 जनवरी और इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको 9 जनवरी और इसका रिफंड मिल जाएगा आपको 10 जनवरी को। अगर जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो उनको रिफंड मिल जाएगा 10 जनवरी को। उसी के साथ साथ जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे 10 जनवरी को और लिस्टिंग हो जाएगा 13 जनवरी। मतलब थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि सैटरडे संडे आ रहा है बीच में, उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा लिस्टिंग थोड़ा दूर की डेट हमें दिखाई दे रही है। कट ऑफ टाइम रहेगा ऑब्वियसली 5 बजे के पहले 8 जनवरी लास्ट डे को। अभी हम बात करते हैं कि कितना फ्रेश इशू है और कितना ऑफर फॉर सेल है। तो उसी के साथ साथ अभी हम यहाँ पे बात करें तो टोटल जो स्टैंडर्ड ग्लास लिमिटेड आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो प्राइस बैंड लगभग रहेगा आपको पर शेयर अगर बोलूँ तो 133 रुपीज़ टू 140 रुपीज़ पर शेयर। उसी के साथ साथ अगर इसका बुक बिल्ड इशू की बात करें तो टोटल 410 करोड़ का ये इस आईपीओ के द्वारा कंपनी जुटा रही है अमाउंट वगैरह। तो इसमें से जो कॉम्बिनेशन रहेगा फ्रेश इशू रहेगा 1.50 करोड़ शेयर्स, उनका एग्रीगेटिंग रहेगा 210 करोड़ का। तो ये जो है फ्रेश इशू रहेगा 210 करोड़ का 410 करोड़ में से, और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा 200 करोड़ का वो ऑफर फॉर सेल रहेगा। अगर हम यहाँ पे आईपीओ कब ओपन हो रहा है कब क्लोज हो रहा है वो तो आप देख ही सकते हैं और पहले बताया था कि 6 तारीख को स्टार्ट हो रहा है और इसका लास्ट डेट रहेगा 8 जनवरी। 6, 7 और 8 3 दिन रहेगा ये आईपीओ ओपन। तो इनमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं आज का दिन और कल का दिन लास्ट डे रहेगा। तो उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना रहेगा। 8 तारीख को 5 बजे के पहले आपको अप्लाई करना रहेगा अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हो। तो ये इसी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। अभी हम एक लॉट में कितना अमाउंट लगेगा वो भी जानेंगे। तो उसके पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्राइस बैंड 133 रुपीज़ टू 140 रुपीज़ पर शेयर रहेगा और इसका जो फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपीज़ पर शेयर है। मतलब अभी तक कंपनी ने कोई भी स्प्लिट नहीं दिया है तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे अभी एक लॉट में कितने शेयर्स मिलेंगे तो उसके बारे में अगर बात करें तो एक लॉट में अप्लाई करने के लिए आपको लगेंगे 14,980 रुपीज़ और उसी के साथ साथ एक लॉट में रहेंगे 107 शेयर्स। और अगर आप एक लॉट में अप्लाई कर देते तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम रिटेल में 13 लॉट्स में अप्लाई कर सकते हो और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जाने के लिए आपको 2 लाख के ऊपर अप्लाई करना रहेगा तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में चले जाएंगे। बिग एचएनआई में हमें 66 लॉट से ज़्यादा अगर आप अप्लाई कर देते हो तो बिग एचएनआई में चले जाते हो। और अमाउंट की बात करें तो 10 लाख के ऊपर अगर आप चाहते हो तो बिग एचएनआई, और 10 लाख के नीचे और 2 लाख के ऊपर स्मॉल एचएनआई, और 2 लाख के नीचे रिटेल कैटेगरी होती है। अगर हम इसके प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो इनके प्रोमोटर कौन कौन है तो ये नागेश्वर राव कुंडुला और कुंडुला कृष्ण वेनी, कुंडुला रामकृष्णा, वेंकटा मोहन राव करोगड़ा और मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत कर सकते हैं यहाँ पे, कत्रगड़ा, और कुडारवली पुन्ना राव एंड मैसेज S2 इंजीनियरिंग सर्विसेज।
तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग बिफोर आईपीओ था लगभग 72.50%, और अभी डाइल्यूट होने के बाद और ऑफर पर सेल के बाद कितना रहेगा वो देखने को मिल जाएगा हमें लिस्टिंग के बाद। तो अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। उसके पहले कंपनी का जो कब स्टार्ट हुई थी कब नहीं हुई थी उसके बारे में हम डिटेल में बात करते। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2012 में, और ये काम करते स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर्स इन इंडिया। तो मोस्टली ये कंपनी इंडिया में काम करती है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है, फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर में। तो यहाँ पे इन सेक्टर में इस कंपनी की पकड़ ज़्यादा रहेगी। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी प्रोवाइड्स टर्नकी सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल मैन्युफैक्चरर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्टली जो कंपनी का काम है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर और केमिकल सेक्टर में रहेगा। तो केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ये दो सेक्टर कंपनी के लिए बढ़िया है। और जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर भी बढ़िया है, और ईयर बाय ईयर, ईयर ऑन ईयर हमेशा ये इंक्रीज सेक्टर है, एवरग्रीन सेक्टर है। और अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें, कंपनी के पोर्टफोलियो में कौन से प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन सिस्टम्स और स्टोरेज, सेपरेशन एंड ड्राइंग सिस्टम्स एंड प्लांट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज। इंजीनियरिंग में भी ये कंपनी वर्क करती है। तो अगर आप यहाँ पे इन डिटेल में और भी कुछ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। और मैं थोड़े शॉर्ट में अगर कहूँ मैं आपको, तो यहाँ पे द कंपनी कस्टमर इंक्लूड्स एपिटोरिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, एरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। कौन से कंपनियों के साथ ये कंपनी काम करते हैं, तो यहाँ पर इन कंपनियों के डिटेल्स है। एरोबिंदा बहुत बड़ी काम है, जो कि दिल्ली में बहुत उसका कुछ उनके फाउंडर या सीईओ को कुछ जेल वगैरह हुई थी, तो ये बहुत न्यूज़ में थी एरोबिंदा। एपिटोरिया फार्मा, एरोबिंदा फार्मा, सीसीएल फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, चाकन लाइफ साइंसेस लिमिटेड, कैडिला फार्मास्यूटिकल। कैडिला बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक कंपनी है, और डेक्कन फाइन केमिकल्स भी बड़ी है, देसानी लैब प्राइवेट लिमिटेड, लॉरस लैब। तो ये बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहो तो इन डिटेल्स में पॉज करके देख सकते हैं आप, क्योंकि अगर मैं सारी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत वीडियो लंबा बनेगा, और लंबी वीडियो ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो वो भी मुझे बताइए, चाहे वो मेरी गलती हो या कुछ भी हो, जो आप चाहो कमेंट कर सकते हो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंपनी हैज़ 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सिचुएटेड इन हैदराबाद एंड तेलंगाना। तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 8 है, और ये मोस्टली हैदराबाद और तेलंगाना में है। साउथ इंडिया में ही इनके मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। तो सेल्स ऑफिस वडोदरा में है, गुजरात में अंकलेश्वर में, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र एंड विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, एंड सेल्स टीम मेंबर्स आर इन झागड़िया, गुजरात, चेन्नई, तमिलनाडु, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटका एंड विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश विद पैन इंडिया रीच। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का कहना है कि पैन इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर इनका फोकस है, और बट मोस्टली ऑफिस इनके जो गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में ही है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी साउथ इंडिया में है, और जो सेल्स ऑफिस और जो सेल्स टीम वगैरह के जो मेन ऑफिस रहेंगे वो गुजरात, महाराष्ट्र में वर्क कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी है और साउथ में भी है कुछ। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 30 सितंबर सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी के पास फुल टाइम 460 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ थे, और 731 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेबर्स है। स्टैंडर्ड ग्लास लिमिटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में अभी हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। तो स्टैंडर्ड ग्लास के आईपीओ के बैलेंस शीट की तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 2022, 2023 और 2024 के पूरे फाइनेंशियल ईयर का, फुल ईयर का हमें स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ हाफ ईयर ऑफ 2025 फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट देखने को मिलेगा हमें। अभी हम एसेट देखते, बैलेंस शीट में होते एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ तो शो नहीं है, बट एसेट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी के एसेट्स 2022 में थे लगभग 300 करोड़ के, और फिर जो बढ़ के 2023 में हो गए हैं 350 करोड़ के आसपास, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमें। और जितने एसेट बढ़ेंगे उतना अच्छा है कंपनी के लिए और उनके कंपनी के ग्रोथ के लिए। 2024 में फिर 350 से लेकर लगभग 670 के आसपास पहुंच चुके हैं, और करोड़ में 670 करोड़ मैं यहाँ पे राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम
यहाँ पे 2 क्वार्टर में अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमें 750 करोड़ के ऊपर एसेट जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 241 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने, जो कि बढ़ के अगले साल 2023 में डबल यानी कि 500 करोड़ हो चुका है, जो कि 2024 में फिर से इतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है बट 550 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और यहाँ पे 2024 में हाफ ईयर में 312 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो ये भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमें रेवेन्यू में, और सेल्स हो रहा है तभी तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें, सब कुछ टैक्सेस एक्सपेंसेस सब माइनस करके लेस करके, तो 2022 में कंपनी के पास प्रॉफिट बचा था लगभग 25 करोड़ का, जो कि 2023 में बढ़ के डबल से भी ज़्यादा हो चुका है 53 करोड़ पर। 2024 में जो फिर से थोड़ा सा बढ़ के 60 करोड़ तक प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने, और 2024 में 36 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। नेट प्रॉफिट है ये वाला। नेटवर्थ की बात करें तो लगभग 70 करोड़ 2022 में, 2024 में 156 करोड़ और 2024 में 409 करोड़, और 2025 के सेकेंड क्वार्टर तक कंपनी का नेटवर्थ था लगभग 450 करोड़। तो नेटवर्थ भी अच्छा खासा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है हमें। और रिजर्व और सरप्लस की बात करिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे। सरप्लस पे अगर बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व पड़े थे 2022 में 53 करोड़ के, लगभग 54 करोड़ के, फिर जो बढ़ के 2023 में 140 करोड़ से जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2024 में 390 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब कंपनी लगातार अपने जो कैश फ्लो है वो बना के रख रही है। तो कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ प्लान है वो अच्छा खासा है, और ये देखने को मिल रहा है हमें उनके स्टेटमेंट से ही क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जो कि रिजर्व लगातार कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़ाते ही जा रही है। और अगर हम सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 तक देखें तो यहाँ पे भी कंपनी के पास 262 करोड़ के रिजर्व पड़े हैं। तो लगातार कंपनी अपने रिजर्व बढ़ा रही है। और बोरोइंग की बात करें तो 70 करोड़ था 2022 में, 23 में 82 करोड़ और 2024 में 130 करोड़, और जो कि सेकेंड क्वार्टर तक 174 करोड़ तक। तो बोरोइंग तो बढ़ते हुए नज़र आ रही है, बट जिस स्पीड से वो रिजर्व बढ़ा रही है उस स्पीड से बोरोइंग नहीं बढ़ रही। मतलब कर्जा लेना गलत बात नहीं है कंपनी का, बट यहाँ पे जिस हिसाब से कंपनी ले रही है कर्जा, जो चुका सकती है उसके अंदर ही ले रही है। तो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है यहाँ पे कर्जा तो बढ़ रहा है बट इतना नहीं बढ़ रहा है जितना रेवेन्यू एसेट्स बढ़ा रही है कंपनी, जितना रिजर्व बढ़ा रही है कंपनी, उस हिसाब से बोरोइंग तो नहीं बढ़ रही है। क्योंकि कंपनी बड़ी होती है तो कंपनी को ज़्यादा पैसा लगेगा, वहाँ पे इन्फ्लेशन है। पिछले साल अगर 1 करोड़ लगा तो अगले साल 2 करोड़ लग सकता है, क्योंकि एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, सैलरी भी देनी होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कर्जे की तो ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ कंपनियां क्या करती है, हद से ज़्यादा कर्जा ले लेती है। यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, जो है सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट में। उसी के साथ साथ अगर हम इसके की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें ROE देखने को मिल रहा है लगभग 21% का, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी लगभग 25% से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और डेट टू इक्विटी 0.32 है, मतलब 1 के नीचे है, जो कि हमेशा डेट टू इक्विटी 1 के नीचे रहे तो बेटर है, जो कि हमें स्टेटमेंट से साफ साफ देखने को मिल रहा था। जिस हिसाब से रिजर्व बढ़ा रही है, जिस हिसाब से एसेट बढ़ा रही है कंपनी, उस हिसाब से इनके डेट नहीं बढ़ रहे। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की भी बात करें तो लगभग 21% है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन की भी बात करें तो यहाँ पे 11% कंपनी के पास नेट प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। EPS की बात करें तो प्री IPO EPS था 3.25, और जो कि पोस्ट IPO 3.64 देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी जिस वैल्यूएशन पे प्री IPO में थी उससे थोड़ा सस्ते वैल्यूएशन पे IPO ला रही है, तो उसी की वजह से यहाँ पे PE भी कम होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि पहले 43 था और अभी IPO पे लगभग 39 PE हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पी भी ठीक ठाक है। इसके कॉम्पिटिटर का पी अगर हम देखें, देखिए ये स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड का EPS है, और ये है इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ, और यहाँ पे आपको पी देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे हमें 39 समथिंग कुछ देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे GMM फॉडलर लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे EPS 40 देखने को मिल रहा है हमें, जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे NAV पर शेयर भी देखने को मिल रहा है हमें 215, और P इनका 31 है, जो कि स्टैंडर्ड ग्लास के IPO के मुकाबले थोड़ा कम है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी उतना ही है,
बट पी हमें कम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम HLE ग्लासकोट लिमिटेड का अगर देखें तो EPS इनका भी ज़्यादा है और इनका पी बट बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कम है। और थर्मैक्स कंपनी का भी देखें तो ये भी यहाँ पे अगेन हमें EPS तो ज़्यादा देखने को मिल रहा है बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कम है और बहुत बड़े वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पी। और प्राज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी हमें EPS तो ज़्यादा देखने को मिल रहा है लगभग 15-16 के आसपास, बट यहाँ पे हमें पी भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है इस मुकाबले। तो ठीक है, मतलब इतना भी सस्ते वैल्यूएशन पे हमें कोई कंपनी IPO नहीं दे रही है। थोड़ा अगर 30 के नीचे होता तो बढ़िया होता। अभी में 1.8% देखने को मिल रहा था, लगभग 13 गुना ज़्यादा हो रहा है, 14 गुना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होते हुए दिखाई दे रहा है और सेकंड डे पे भी 20 गुना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये इसका सब्सक्रिप्शन में आज ही बता देता हूँ 100 गुना से भी ज़्यादा जाने वाला है, 100 या 150 गुना से भी ज़्यादा जा सकता है इसका। ये 100 गुना से तो आराम से जा सकता है ऊपर, क्योंकि जो जिस हिसाब से जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और जो इनका स्टेटमेंट भी है वो भी अच्छा है, रिजर्व भी अच्छे है, एसेट लगातार बढ़ाते जा रही है, लोन उतना ज़्यादा नहीं है। अभी हम GMP देखते हैं कि कंपनी का अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो आज के डेट पे कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 92। तो उस हिसाब से अगर इस प्राइस पे लिस्टिंग हो जाता है तो हमें देखने को मिल जाएगा 65% के गेन, जो कि कल थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा घटते हुए दिखाई दे रहा है हमें GMP, और 5 तारीख को और भी ज़्यादा था जो कि हमें लगातार घटते हुए दिखाई दे रहा है GMP। उसका मेन रीज़न ये था कि कल मार्केट थोड़ा रेड था और उसी की वजह से यहाँ पे हमें GMP भी डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि 70% के आसपास था, जो कि 5 तारीख को, 4 तारीख को, 3 तारीख तो को भी कम था। अभी कल के दिन देखते हैं क्या होता है। तो बढ़िया तो लग रहा है यहाँ पे सब कुछ, बस वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा अगर सस्ता मिल जाता, पी थोड़ा और कम होता तो मज़ा आ जाता। आई होप कि आपको आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मिल चुके होंगे इस वीडियो में। आपको इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।